Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome in English online classes for class 11th by Rakesh sir. These classes are conducting in DPM science classes or DPM senior secondary school. ठीक है? You have taught in last classes basic unit of English grammar. बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर के बारे में आपने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। आज की क्लासेस की जो हमारी चर्चा है वो आज की क्लासेस की हमारी चर्चा का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, कल से आगे हम बेसिक यूनिट की चर्चा हम करते हैं। ठीक है, कल से आगे की आज की हमारी चर्चा जारी रहेगी। ठीक है, ठीक है, बेसिक यूनिट या बेसिक कंसेप्ट, बेसिक यूनिट ऑब्लिक बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कल की क्लासेज में हमारी जो चर्चा रही थी वो रही थी, सबसे पहली चर्चा रही थी इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन को लेकर के। ए सेट ऑफ रूल्स विच से हाउ वर्ड्स आर चेंज अरेंज कंबाइंड टू शो डिफरेंट फंक्शन इज कॉल्ड ग्रामर। सेट ऑफ रूल्स के अंतर्गत वर्ड को चेंज अरेंज और कंबाइंड किया गया था। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के बाद हमने इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश एक भाषा है, हिंदी संस्कृत की तरह। लैंग्वेज की परिभाषा डेफिनेशन की भी बात की थी, DEFINITION डेफिनेशन। लैंग्वेज की डेफिनेशन, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच वी एक्सप्रेस अवर थॉट्स व्यूज टू अनदर पर्सन। लैंग्वेज हैज एक्सप्रेस टू वेज, दो तरीके से भाषा अभिव्यक्त की जाती है, बोलकर और लिखकर, स्पोकन और रिटन इन सिंबल। इसके बाद हमने एवरी लैंग्वेज हैज 4 स्किल, प्रत्येक भाषा में एक्सपर्टनेस प्राप्त करने के लिए 4 स्किल का ज्ञान होना जरूरी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW। इसके बाद हमने बेसिक कंसेप्ट और इंग्लिश ग्रामर की बात की थी। बेसिक इंग्लिश कंसेप्ट में हमने सबसे पहले आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, अंग्रेजी वर्डमाला। वर्डमाला ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स वाली होती है। 26 लेटर्स की इस इंग्लिश वर्डमाला में आप वोवेल्स और कॉन्सोनेंट स्वर और व्यंजन, स्वर की संख्या 5 और व्यंजन की संख्या 21 होती है। इसके बाद स्वर व्यंजन के अलावा एक टाइप और है मीनिंग और नॉन मीनिंग, अर्थ वाले अक्षर और बिना अर्थ वाले अक्षर। अर्थ वालों की संख्या मॉर्फीम में काउंट की होती है, जो मॉर्फीम की संख्या 2 होती है, और शेष जो 24 होते हैं वो आपके नॉन मीनिंग लेटर्स के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये लेटर की चर्चा हमारी हो गई थी, अक्षर की चर्चा हो गई थी। लेटर एक स्वतंत्र इकाई है। बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर में जब आती है तो सबसे पहले आता है लेटर। लेटर के बाद आता है वर्ड, वर्ड मीन्स होगा शब्द। इसके बाद आता है फ्रेज, और फ्रेज के बाद आता है क्लॉज, और क्लॉज के बाद आपको पढ़ने की मिलती है मेन यूनिट सेंटेंस। अब क्लॉज का टॉपिक भी होता है, तो क्लॉज कहाँ से निकल के आया, सेंटेंस की यात्रा कैसे पूरी हुई, और अल्फ़ाबेट के बाद जब आपने सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ी थी, अंग्रेजी वर्डमाला से आपका इतिहास स्टार्ट हुआ था। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से आपकी यात्रा स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले आपने वर्डमाला पढ़ी, और वर्डमाला के बाद आपने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। अक्षर ज्ञान के बाद आप शब्द ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर वाक्यांश का ज्ञान, फिर उपवाक्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर आप वाक्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये लेटर का मतलब होता है अक्षर, इसका मतलब होता है शब्द, इसका मतलब होता है वाक्यांश, और इसका मतलब होता है उपवाक्य।
और इसका मतलब हो जाता है वाक्य। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला से आपकी यात्रा स्टार्ट हुई थी। शुरू में जब आप स्कूल में आए थे तो आपकी यात्रा अंग्रेजी वर्णमाला से स्टार्ट हुई थी। अंग्रेजी वर्णमाला से यात्रा स्टार्ट होकर अक्षर ज्ञान हुआ। अक्षर ज्ञान में ए से लेकर जेड तक अक्षर एक स्वतंत्र इकाई है जिसमें हमें स्वर व्यंजन का भी ज्ञान कराया गया। स्वर व्यंजन के ज्ञान के साथ साथ अर्थ और बिना अर्थ वाले अक्षरों का भी आपको ज्ञान कराया गया था। ठीक है, इसके बाद जैसा कि लेटर एक स्वतंत्र इकाई है, सी एक लेटर है, ए एक लेटर है, टी एक लेटर है, ये सब क्या हैं? लेटर हैं, स्वतंत्र हैं। ये सब क्या हैं? जितने भी अलग अलग लिखे हुए हैं वो सब लेटर हैं। यदि इन्हें कंबाइंड करके लिख दिया जाए तो क्या बन जाएंगे? ये शब्द बन जाएंगे। जैसे CAT को मैंने कंबाइंड कर दिया तो शब्द बन गया। ELEPHANT को हमने कंबाइंड करके लिखा तो ये क्या बन गए? शब्द बन गए। क्या बन गए? शब्द। तो दो या दो से अधिक अक्षर मिलकर के किसका निर्माण करा देते हैं? शब्द का। और दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के फ्रेज वाक्यांश का निर्माण करा देते हैं। अब सुनो, वाक्यांश में और वाक्य अंश है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अरे इसमें सब्जेक्ट और वर्ब प्रयोग में नहीं आते, केवल शब्दों का समूह आता है। दो या दो से अधिक शब्दों का समूह नॉन वर्बल वर्ड्स होते हैं। इसमें नॉन वर्बल शब्दों का समूह वाक्यांश कहलाता है। जैसे आपका हो जाए थैंक यू, ठीक है, ये एक फ्रेज है। ठीक है, योर्स फेथफुली, ये भी आपका एक फ्रेज है। ठीक है, मेंशन नॉट, बी पॉजिटिव, ठीक है, मेंशन नॉट, कोई बात नहीं, वी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ये सब क्या हैं? आपके फ्रेज हैं। ठीक है, दो शब्दों का समूह है ना, ही सी इट, आई वी यू दे, कहीं सब्जेक्ट तो नहीं आ रहा। ठीक है, और वर्ब भी इसमें नहीं आ रही है, तो शब्दों का समूह नॉन वर्बल वर्ड्स का समूह फ्रेज कहलाता है। क्लॉज किसे कहते हैं? जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और जिसमें एक वर्ब होती है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, वो क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा। जैसा कि हिंदी में पढ़ा होगा, जिसमें एक उद्देश्य होता है और जिसमें एक विधेय होता है, वो भी एक सब्जेक्ट और विधेय की अंग्रेजी होगी प्रेडिकेट। जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है वो भी आपका क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। वर्ब में भी जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब में एक फाइनाइट वर्ब होती है वो आपका क्लॉज उपवाक्य कहलाता है। जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब फाइनाइट, इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, वो आपका क्या कहलाता है? क्लॉज कहलाता है। ठीक है, ये क्लॉज की बात हुई थी। ठीक है, क्लॉज के बाद आता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट भी होता है, सेंटेंस में आपका वर्ब भी होता है, सेंटेंस के अंतर्गत ऑब्जेक्ट भी होता है, सेंटेंस के अंतर्गत कॉम्प्लीमेंट भी होता है और सेंटेंस के अंतर्गत एडवर्बियल भी होता है। ये जहां होते हैं, अब कम से कम सब्जेक्ट वर्ब, कम से कम 2 एलिमेंट, अधिकतम 5 एलिमेंट जिसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट? 5। ये एलिमेंट्स की सेंटेंस के अंतर्गत कितने? सेंटेंस के अंतर्गत एलिमेंट्स की बात होगी तत्व, तो सेंटेंस के अंतर्गत 2 मिनिमम और 5 मैक्सिमम एलिमेंट्स की संख्या होती है। बेसिक यूनिट या बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो सबसे पहले आपका सफर स्टार्ट होता है इंग्लिश अल्फाबेट से
और यात्रा चलती 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 यात्रा पहुंच जाती है हमारे सेंटेंस पर। इंग्लिश अल्फाबेट में यात्रा में आपने लेटर ए से जेड तक इसमें स्वर व्यंजन अर्थ वाले अक्षर पढ़े थे जो स्वतंत्र होते हैं। अक्षर कैसी इकाई? स्वतंत्र इकाई है, इंडिपेंडेंट यूनिट है, इसलिए क्या होगा? ये यूनिट है। इसके बाद वर्ड, शब्द में दो या दो से अधिक अक्षर ने शब्द का निर्माण करा दिया। फ्रेज, वाक्यांश, दो या दो से अधिक नॉन वर्बल बिना क्रिया वाले शब्दों का समूह। नॉन वर्बल जो वर्ड्स हैं, नॉन वर्बल होने चाहिए। नॉन वर्बल जो वर्ड्स हैं उनको, नॉन वर्बल वर्ड्स का जो ग्रुप होगा वो आपका क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आता है क्लॉज, उपवाक्य, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब 10th में पढ़ा होगा। वर्ब फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब कहलाती है? ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट और नंबर के हिसाब से आती है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ही के संग प्रेजेंट इंडेफिनेट में राइट्स आएगा, राइट लिखेंगे तो आपका वो क्रिया सही नहीं है। नंबर और पर्सन, नंबर मतलब एक वचन बहुवचन के हिसाब से, पर्सन प्रथम पुरुष वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हिसाब से उस क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। ही के संग राइट्स आता है, दे के संग राइट्स नहीं आएगा, दे के संग क्या आएगा? राइट ही आएगा। तो ऐसे पर्सन के हिसाब से क्रिया का प्रयोग वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। भाई एक वचन के संग एक वचन की क्रिया आनी चाहिए, बहुवचन के संग बहुवचन की क्रिया आनी चाहिए। ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो सिंगुलर की क्रिया, प्लूरल में तो प्लूरल की क्रिया। तो ये आपका कहलाता है ऐसा जो सिस्टम होता है जिसमें कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया, शुद्ध शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया फाइनाइट वर्ब कहलाती है। कर्ता के अनुसार एक वचन करता है तो एक वचन की क्रिया, और बहुवचन करता है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग ही फाइनाइट वर्ब कहलाता है। आई समझ में? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होगा वो भी आपका क्लॉज कहलाता है। सब्जेक्ट के अलावा जो दे रखा होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है। तो वो भी क्या कहलाता है? उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य के बाद का सफर आता है आपका सेंटेंस का। किसका आता है? सेंटेंस का सफर स्टार्ट होता है और सेंटेंस के सफर की चर्चा होती है। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और फिर सेंटेंस में वर्ब आती है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया, क्रिया के बाद आता है कर्म। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होगा पूरक। एडवर्बियल का क्रिया विशेषण। ठीक है। ये उसमें होने चाहिए। जैसे कहते हैं कर्ता, क्रिया, कर्म और सेंटेंस है गो नरम। कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब होने चाहिए। तो सेंटेंस के अंतर्गत 5 एलिमेंट होते हैं, 5 तत्व होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब कम से कम होने चाहिए। जैसे देखो 2 से ही सेंटेंस बन जाता है। वर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? वर्ब। अब बर्ड्स है इसलिए फ्लाई आया, वर्ड फ्लाइज आता। ठीक है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया हो गई, तो ये फाइनाइट वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब से आपका ये क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? ये एक सेंटेंस बन गया। ठीक है। सेंटेंस बन गया। अब वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये भी एक सेंटेंस बन गया। अब इन द स्काई क्या हो गया? इसमें इन द स्काई एडवर्बियल हो गया। तो 3 एलिमेंट से भी आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है। तो कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए, अधिकतम 3, 4, 5 तक कितने भी हो सकते हैं। 5 सेंटेंस के अंतर्गत 5 एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। अब सुनो, क्लॉज में भी सब्जेक्ट वर्ब होते हैं और सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब होते हैं, इसलिए इसको हम पार्ट्स ऑफ क्लॉज भी कह देते हैं।
क्योंकि क्लॉज से ही सेंटेंस बन रहा है, तो इनकी चर्चा पार्ट्स ऑफ क्लॉज के अंतर्गत भी होती है। कोई पूछता है पार्ट्स ऑफ क्लॉज हैं, तो पार्ट्स ऑफ क्लॉज में भी आपके यही आएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। सब्जेक्ट का मतलब होगा कर्ता, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, कॉम्प्लीमेंट पूरक और एडवर्बियल मीन्स क्रिया विशेषण। तो बात करते हैं रिवीजन में बेसिक यूनिट या बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में कंसेप्ट में यात्रा स्टार्ट होती है। इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक होती है, जिसमें 26 क्या होते हैं, लेटर्स, अक्षर होते हैं, जो कि 2 हैं, बाउल्स और कॉन्सोनेंट्स, स्वर और व्यंजन। वाउल्स की संख्या 5 और कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी होती है, 21। इसमें भी 2 हो जाते हैं, मीनिंग और नॉन मीनिंग। ए मीन्स एक और आई मीन्स में, ये 2 अर्थ वाले हो गए। इसके अलावा और किसी का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो शेष आपके नॉन मीनिंग हैं। इसके बाद लेटर स्वतंत्र इकाई है। लेटर के बाद वर्ड, 2 या 2 से अधिक अक्षर मिलकर के शब्द का निर्माण करेंगे, और ऐसे नॉन वर्बल बिना क्रिया वाले शब्दों का समूह क्या कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब फाइनाइट, या जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय, वो क्लॉज कहलाएगा। और सेंटेंस जिसके अंतर्गत कर्ता, क्रिया, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण 5 एलिमेंट होते हैं, जिसमें कम से कम 2 अधिकतम 5 एलिमेंट, वो सेंटेंस कहलाता है। सार्थक अर्थ वाला वाक्य ही सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, एक चीज ये हुई। अब हम बात करते हैं आपके पार्ट्स ऑफ क्लॉज की। मैंने कहा एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं इसको, हम पार्ट्स ऑफ क्लॉज भी कह सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस न्यू टॉपिक है इसमें। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस अथवा पार्ट्स ऑफ क्लॉज, पार्ट्स ऑफ क्लॉज। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस बोलें या पार्ट्स ऑफ क्लॉज बोलें। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, एलिमेंट्स मीन्स होगा तत्व, वाक्य के तत्व या उपवाक्य के हिस्से, पार्ट। ठीक है, और वो कितने हैं, अधिकतम उनकी संख्या कितनी है, 5, जिसमें नंबर 1 होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब। वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको SBOCA शबोका भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, SBOCA, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। आपको ग्रेजुएशन लेवल पर भी ये व्याकरण पढ़ने को मिलेगी। अन्य स्कूल्स में आपको व्याकरण में डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन आपको हम कोई टॉपिक से स्टार्ट नहीं कर रहे, मैं आपको 0 लेवल से लेकर के चल रहा हूं। DPM के साइंस में आपको इंग्लिश, आपको व्याकरण विशेष ज़्यादा इम्पोर्टेंट में रहेगी। आप नेवी तैयारी करें, एयरफोर्स की तैयारी करें, किसी भी की तैयारी करें, वहाँ व्याकरण बहुत ज़्यादा सपोर्टेड टॉपिक है। नेवी, एयरफोर्स में भी, NDA की, CDS किसी भी तैयारी करेंगे, वहाँ ये बेसिक से लेकर के आगे के टॉपिक की पूरी जानकारी आपको वहाँ दी जाती है। ठीक है, शबों का आप BA BSc करते हैं तो वहाँ भी आपको शबों का संबंधी कंसेप्ट मिलता है कि एक सेंटेंस में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट कौन सा है और एडवर्बियल कौन सा है। ठीक है, सब्जेक्ट जैसा कि हम जानते हैं कर्ता, कर्ता सेंटेंस में मेन फैक्टर होता है। ठीक है, और सेंटेंस में मेन फैक्टर जो होता है, मेन
फॉर्म वर्ड है वो आपका सब्जेक्ट होता है।